नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है तो इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2016 का प्रश्न है। प्रश्न है, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के एक पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है। उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है अंडमान द्वीप में, दूसरा है अन्नामलाई वन में, तीसरा है मैकाल पहाड़िया में, चौथा है पूर्वोत्तर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो आप लोग शेंडोद है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर पहाड़ियों से टकराया। राष्ट्रपति राइस की हालत को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है और हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री व पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर भी थे मौजूद। कारण क्या था कि मौसम थोड़ा खराब होने की वजह से पर्वतीय वन के क्षेत्रों में पहाड़ियों से टकराकर दुर्घटना हो गई है। अब पूरी आधिकारिक सूचना इसलिए नहीं मिली है कि मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब है और काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो रहा है। बारिश की वजह से पूरी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है कि मतलब क्या क्या मतलब कैसी वहाँ की हालत है। आज राहुल, राजनाथ व स्मृति समेत कई दिग्गजों की होगी परीक्षा। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों की पर पड़ेंगे आज वोट। 8.95 करोड़ से अधिक लोग अपने मताधिकार का कर सकेंगे प्रयोग। आपको पता होगा इस बार हमारे भारत में 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है जिसका आज 5वें चरण में वोट पड़ने वाला है। और यह जो वोट पड़ने वाला है इसमें से टोटल जो मतदान करने वालों की संख्या है वो 8.95 है प्रतिशत है। तो आप लोग, अगर आप लोग के क्षेत्र में भी आज वोट पड़ रहा है तो आप लोग जागरूक हो इसकी तरह से और आप लोग भी अपना मतदान जरूर करें। सात्विक चिराग ने जीता थाईलैंड ओपन का खिताब। 2024 में थाईलैंड ओपन ये सात्विक चिराग का दूसरा पुरुष डबल का खिताब है जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ है। ये चीन को हराकर इस बार ओपन को जीता है। इन्होंने फिर इससे पहला जो इनका पुरस्कार मतलब जो इनका ये चल रहा है डबल खिताब, ये इससे पहले इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। तो ये इसे भी आप लोग जानते रहिए। और ये जो सात्विक चिराग है इनकी अगर बात करें कौन से खेल में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है तो बैडमिंटन के खेल में इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। मलेशिया ओपन और इंडिया ओपन में इन्होंने ये उप विजेता रहे हैं। 2023 में अगर हम बात करें जो सात्विक चिराग की जोड़ी है, इन 2023 में इन्हें मेजर ध्यानचंद रत्न से इन्हें भी मिला था। और आपको पता जो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है, अवार्ड है, ये खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे सम्मानीय और सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। इसकी शुरुआत कब हुई थी तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। कमजोर अल नीनो ने बढ़ाया उत्तर भारत का तापमान। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से भारत की ओर आने वाली गर्म हवा से भी बड़ा फर्क डाला। उत्तर भारत के बड़े हिस्से की ओर से अभी हफ्ते भर तक प्रचंड गर्मी का करना पड़ सकता है सामना। अब आप लोग सोच रहे हैं अल नीनो क्या है। अल नीनो एक जलवायु परिघटना है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में अनियमित रूप से घटित होती है। यह सागर पृथ्वी के तापमान से वृद्धि होकर विशेषित होती है। इसका भारत सहित विश्व भर के मौसम पर बृहद प्रभाव भी पड़ता है। 47.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा दिल्ली में सर्वाधिक, नाजफगढ़ में और 14 डिग्री जो तापमान पहुंचा था। हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन में भी यह तापमान पहुंचा था। आपको पता है हिमाचल प्रदेश एक थोड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पास बहुत सारे झीलें हैं, थोड़ा वहाँ पास ठंड प्रदेश है, लेकिन वहाँ भी 40 डिग्री का तापमान पहुँचा था। अब यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। आयुष्मान लाभार्थी संग डॉक्टर की फोटो होगी अपलोड। फोटो अपलोड न होने पर
नहीं जारी होगा इजलास, बजट योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जारी की गई गाइडलाइंस। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जन आयोग योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेट सर्विसेज की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। आयुष्मान भारत, अगर हम बात करें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। यह मानसिक देखभाल और तकनीकी देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सार्वजनिक चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं व निदान की लागत इसमें शामिल है। अब आप लोग से कुछ योजनाएं आप लोग से पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि आपके जो सिविल सर्विस के अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी वनडे एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएस हो गया, चाहे यूपीपीसीएस हो गया या अन्य वनडे एग्जाम, ये जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना, ये आप लोग के परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्हें आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि ये जो योजनाएं हैं ये कब चलाएगी। जैसे जनधन योजना, कौशल भारत मिशन योजना, मेक इन इंडिया योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नमामि गंगे योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, ये सारी योजनाएं कब चलाई गई, जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अभी आपको पूरी राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। मातृशक्ति के माथे पर स्वाभिमान का कुमकुम। इस लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25,000 महिलाओं को कल करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने कल के कार्यक्रम को संयोजिका, कल की जो कार्यक्रम होगा उसमें जो संयोजिका है वो भी महिला है, जो महिला मोर्चा की इक्यासी क्षेत्र की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अब महिलाओं को महिला शक्ति से जोड़ने के लिए कौन कौन से महिलाओं के लिए प्रावधान किए, तो सबसे पहले आपको पता होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये जो आपको अभी हाल ही में जो हमारा वित्त वर्ष जब मानसून सत्र चल रहा था तभी यह जो योजना जो अधिनियम है इसे पारित किया गया था। तो आप लोग इसे बता सकते हैं कि ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा और किस अधिनियम के तहत इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं की संख्या को बढ़ाना, 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम शुरू किया गया है। साथ ही एक और जो है महिलाओं को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए शक्ति चौपाल कार्यक्रम, 50% सामाजिक संगठन, बाकी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हैं इसमें से। और महिलाओं की सबसे छोटी इकाई है जो बूथ प्रमुख है, जिसमें से 10-10 महिलाओं को टोली इस समय जुटी हुई है। बनारस में 30,000 से अधिक मतदान स्थल है। महिलाओं को चुनाव में वोटर पर्ची तक बांटने का जिम्मा दिया जा रहा है। आपको पता है महिलाओं को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए, उन्हें और ज़्यादा मतदान केंद्र में उपस्थित भागीदारी लेने के लिए पिंक बूथ शुरू किया गया था। पिंक बूथ कब शुरू किया गया था, किस चुनाव सुधार के बाद इसे शुरू किया गया था, तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। पिंक बूथ का मतलब ये होता है कि जो भी जहाँ ये मतदान केंद्र लगाया तो वहाँ पूरा जो होता है वह पिंक तरह से पूरी सजाई जाती है, और जो भी लेडीज़ कर्मचारी होती है, यहाँ तक जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, उन्हें भी पिंक कलर का ड्रेस दिया जाता है। और जो सुरक्षाकर्मी होती है वो भी यहाँ तक की महिलाएं ही होती हैं। और ये जो चुनाव होता है ये बहुत अच्छे तरीके से महिला मतदान करते हैं। महिला कर्मचारी ने इसे बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण भी कराया है, जो भी अभी तक चुनाव कराए गए हैं पिंक बूथ की तरफ से। तो इधर आप लोग को कोई वही इलेक्शन से जुड़ी खबरें मिलेंगी जो आप लोग के लिए इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसे भी आप लोग देखते रहिए। ये मतदान का यहाँ पास कुछ कर दिया, मतलब इसमें कुछ तुलना की गई कि 2019 में कितने, जैसे अब तक 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 2024 के जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इससे पहले जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था उससे कुछ तुलना करके दिया गया है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें से आपको पता होगा 3.65% अधिक था 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था। 65.68% मतदान हुआ है तीसरे चरण में। अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार 2019 में आम चुनाव तीसरे चरण में 68.4% यह वोटिंग हुई थी। इस बार मेन मतलब कारण क्या है कि लोग जागरूक नहीं हैं वोट देने के लिए, मतलब उन्हें किस कारण से वो लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं। इस चुनावी पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ मार्गदर्शियों का मानना है कि चुनाव में अधिक मतदान होने के मायने है कि वहीं लोग सत्ताधारी जो दल है उससे मुक्ति के लिए बढ़ चढ़ के इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं ताकि नई सरकार आए उनकी अपेक्षा को पूर्ण कर सके। वहीं कुछ लोग कम मतदान इसलिए कर रहे हैं कि उनका मानना है कि सत्ता पक्ष सरकार बरकरार रखने से जोड़कर देखते हैं, मतलब यही सरकार जो है कि मतलब ये बनी रहेगी, इससे मतलब ये हटेगी नहीं, इसीलिए सोच रहे हैं कि मेरा वोट देने का क्या फ़ायदा है। उसी पे लेके बहुत से लोग
वोट नहीं दे रहे हैं, अपना मतदान नहीं कर रहे हैं। तो यही कुछ कारण सामने आ रहे हैं। तो अगर आप लोग को भी लगता है कि कोई कारण हो सकता है कि लोग इस बार मतदान देने क्यों इतना जागरूक नहीं है, तो उससे भी आप लोग, अगर आप लोग के लिए पॉइंट विषय कोई इंपॉर्टेंट कारण लगे तो उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ये आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। और आज का जो आर्टिकल है लिखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चुनाव विमर्श से गायब हुए जरूरी मुद्दे। सारा काम सरकार ही नहीं कर सकती, सामाजिक दायित्व बोध भी आवश्यक है। इसलिए यह जरूरी है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श हो। आपको पता होगा, ये जो आप अगर इसे देखें तो जो सोसाइटी का चैप्टर है आपके जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसमें से आप इसे जोड़कर देख सकते हैं कि समाज के क्या क्या दायित्व हैं। समाज में लोगों का जो मतदान, जो मताधिकार के हैं, जो वयस्क मताधिकार हैं, उनके क्या क्या दायित्व हैं कि वो लोगों को जागरूक करें, किस तरह से जागरूक करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। उसी पे लेके कुछ बातें हैं। और ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये हृदय नारायण दीक्षित के द्वारा लिखा गया है। और ये आपको पता है उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके कुछ विमर्श लिखे, तो उसे आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं। स्मार्टफोन के उपयोग पर पाबंदी के निहितार्थ। शिक्षा जगत में स्मार्टफोन का उपयोग से लेकर समय समय पर कई तरह के मामले प्रकाश में आते रहते हैं। हाल ही में राजस्थान के सरकारी स्कूल में स्मार्टफोन के उपयोग पर रोक लगाने का निर्णय प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने लिया है। उनका कहना है कि स्कूल के शिक्षक अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। ऑनलाइन पढ़ाई के वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में माने जाने के बाद स्कूलों में इस पर रोक लगाए जाने के निर्णय का निहितार्थ भी समझना चाहिए। आप लोग को पता है, जब से ये कोरोना आई है, कोरोना महामारी है, तब से बहुत सी पढ़ाई जो हो गई ऑनलाइन हो गई है। अब एक तरह का ये अभिशाप भी बन सकता है और एक तरफ का विज्ञान भी बन सकता है कि मतलब एक कि ऑनलाइन जो स्मार्टफोन का उपयोग हो रहा है, ये एक अच्छा है कि एक ये बुरा, इस बच्चों पे बुरा प्रभाव डालता है। साथ ही ये जो टीचर अध्यापक हैं पढ़ाने आते हैं स्कूल पे, वो बच्चों को पढ़ाने से ऊपर स्मार्टफोन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मतलब वो कुछ अपना निजी कार्य के चक्कर में बच्चों पे ध्यान इतना नहीं दे पाते। इसीलिए जो राजस्थान सरकार की तरफ से उनके जो शिक्षा मंत्री इस पर कुछ पाबंदी लगाए हैं। अब इसका क्या है कि मतलब ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि बहुत सी ज़्यादा आजकल देखेंगे कि बहुत सी जो शिक्षा है वो ऑनलाइन माध्यम से कराई जा रही है, जब से ये पूरा कोरोना आया है। रिटर्न भरने से पहले जांच ले AIS। विवरण में अगर कोई गलती हो तो आयकर विभाग को दे अपना फीडबैक। गलती होने पर करदाता को ठीक करने का एक मौका मिलेगा। वार्षिक सूचना विवरण में रियल टाइम फीडबैक की सुविधा शुरू हो गई। शेयर बाजार जैसे माध्यम देते हैं खरीद फरोख्त की सूचना। इसका क्या फ़ायदा होगा कि यह होगा कि लोग बिल्कुल सही मतलब IIT भर सकेंगे। अभी अगर IAS में गलत सूचना भी होती है तो लोग उसे सही भरकर टैक्स भर देते हैं और इस सुविधा में पारदर्शी बढ़ेगी और अनुपालन मतलब आसान हो जाएगा। ASI के विवरण पर फीडबैक देने के बाद सोर्स की तरफ से दी गई प्रक्रिया की तारीख तक की जानकारी आयकर्ता जो दाता है मतलब जो टैक्स देते हैं उनको ये पूरी जानकारी मिल सकेगी। इसमें क्या होगा, मतलब जिनको मौका एक दिया जाता है जो पारदर्शिता तरफ से, मतलब कोई इसमें धांधली नहीं होगी कि किस तरह से लोग कैसे टैक्स देते हैं। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय खबर मिलेंगी। यूरोप और पश्चिमी देशों ने भारत के खिलाफ नकारात्मकता गढ़ी। चुनाव कवर करने आए ब्रिटिश संस्थापक ने नए भारत की पुरजोर पैरवी की। डेली एक्सप्रेस सैम बोले, मोदी की चुनावी रैली में सांप्रदायिक सद्भाव को झांकी देखी। भविष्य में इन देशों की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा है कि मतलब जो अभी हाल ही में आए थे, ब्रिटेन के समाचार पत्र डेली एक्सप्रेस असिस्टेंट एडिटर सैम स्टीवंस ने कहा कि भारत की पुरजोर पैरवी करते हुए कहा कि भविष्य में इस विकासशील देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। और कुछ पश्चिमी देश हैं जो भारत की नकारात्मकता है उनकी बातें कहे हैं कि लोग नकारात्मकता और पक्षपूर्ता कहानियां प्रस्तुत करते, लेकिन वो लोग भारत धार्मिक भेदभाव जैसी बातें सुनते, लेकिन ज़मीनी हकीकत के रूप में उन्होंने कुछ और ही देखा होगा। अब देख रहे हैं कि अब बहुत से भारत के ऊपर भी टिप्पणियाँ होती रहती हैं जो विदेशी तरफ से आती हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसे, उसके धार्मिक प्रभाव कैसे, इस तरह में काफ़ी ज़्यादा भारत के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अब देख रहे हैं इसमें चुनाव भी चल रहा है भारत में, तो उसमें भी ज़्यादा काफ़ी देखने को मिल रहा है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने
छोटा कूड़ा। जैक ब्रूस कंपनी के ब्लू ऑरिजिन के प्राइवेट रॉकेट से भरी उड़ान NS-25 मिशन के 6 यात्रियों में होगी एक गोपी थोक कूड़ा, छोटा कूड़ा। ताइवान के नए राष्ट्रपति के समक्ष होगी राजनीतिक गतिविधियों की चुनौती। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है ताइवान में, वहाँ जो राष्ट्रपति अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते आज राष्ट्रपति पदभार संभालेंगे। वे ताइवान में विलियम लाइट के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अगर हम ताइवान की बात करें, ताइवान चीन के पास स्थित फॉर्मोसा द्वीप के ऊपर स्थित है। इसकी राजधानी ताइपी है। पहले चीन और ताइवान की सरकारें जो थी एक थी। 1949 में चीन और ताइवान की सरकारें अलग अलग बनाई गई थी। और आपको पता है पूरा मेन कारण क्या है कि आपको पता होगा ताइवान में जो अभी नई पार्टी की सरकार है, ताइवान में 2 पार्टी हैं, एक चीन समर्थक है, एक जो चीन की समर्थक नहीं है। और जो राष्ट्रपति बने हैं वो चीन के समर्थक पे नहीं है। वो राष्ट्रपति के चुनाव तो जीत गए लेकिन वो सांसद के चुनाव हार गए हैं। इसी पे लेके विवाद चल रहा है कि सांसद को ज़्यादा शक्ति दी जाए, राष्ट्रपति को कम शक्ति जाए। इस पर चीन का भी कुछ समर्थन देखने को मिलेगा जो विपक्ष की पार्टी है। अब देखते हैं इसमें क्या इनको राजनीतिक गतिविधि सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक गतिविधि का काफ़ी ज़्यादा इसमें चुनौती भी है क्योंकि आपको पता है इनको राजनीतिक शक्ति तो पता है लेकिन जो आंतरिक इनको शक्ति है वो थोड़ा सा कम प्राप्त है। हम यहाँ देख रहे हैं पूरा खेल से जो भी आपको खबरें मिलेंगी। इसमें देख रहे हैं IPL चल रहा है और 1 जून से आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा है, T20 विश्व कप। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट से चैनल से जुड़ी खबरें मिलेंगी तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। जो आपके परीक्षा के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालीकट पहुंचे भारत की खोज पर निकले वास्को डी गामा। भारत की खोज पर निकले वास्को डी गामा 1498 में आज ही कालीकट पहुंचे थे। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वे पुर्तगाल लौट गए थे। सफ़र की शुरुआत में वास्को डी गामा के साथ 199 नाविक थे लेकिन जब वे वापस पुर्तगाल पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ 55 नाविक ही जिंदा बचे थे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा। 1965 में आज ही लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा और शेरपा नवांग गोम्बू माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे। 2 असफल प्रयासों के बाद भारतीय सेना द्वारा एवरेस्ट पर चढ़ने का यह तीसरा मिशन था। इसके साथ भारत माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है आपको पता है? 8,840 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है। मिट्टी के बर्तन बनाइए, काम का दबाव और तनाव भगाइए। पटरी स्टूडियो में 6 साल से लेकर 60 साल तक बुजुर्ग के काम कर रहे हैं। बुजुर्ग काम 60 से जो आपको 6 से लेकर 60 साल तक के बुजुर्ग काम कर रहे हैं तनाव को कम करने के लिए। पहली बार इस तरह का प्रयोग पारंपरिक कला को भी सीख से हल्द्वानी के लोगों को। हल्द्वानी मिट्टी में बहुत के गुण है, उसकी खुशबू सुकून देती है, जो स्पर्श एक अलग तरह की शांति देती है। जब मन बोझिल हो तो मस्तिष्क तनाव का जूझ रहा हो तो मिट्टी इसके आपके शरीर से अलग अलग कर सकने में सक्षम है। मतलब इसका जो आपके शरीर में जितनी भी परेशानी है तो उसे इसकी जो इतनी अच्छी महक है उसके से आपका बोझ कम हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। मुझे आपको मूवी जुड़ी खबरें मिलेंगी, कहीं इंटरेस्ट हो पढ़े ना तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है। इसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। भारत के किस भाग में खोजी गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी अंडमान द्वीप। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण कर लेते हैं। भारत के वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों की एक टीम ने केले की एक नई प्रजाति मूसा इंडामोनेसिस की खोज लिटिल अंडमान द्वीपों पर स्थित कृष्णा नाला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में की थी। इसके फूल नियमित केले की प्रजातियों के शंक्वाकार आकार की तुलना में बेलनाकार होते हैं। यह लगभग 11 मीटर ऊंचा होता है जबकि समान केले की जो प्रजाति होती है वो लगभग 3 से 4 मीटर ऊंची होती है। प्रजाति खाने योग्य और बेहद स्वादिष्ट है। फलों का गूदा जो है नारंगी रंग का होता है जो नियमित केले के सफ़ेद और पीले रंग से अलग होता है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। तो आज की खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।